स्वागत है आपका एमएसपी द लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 11th के ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए थे और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको बाकी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो आज इस लेक्चर में हम आपके सामने लेके आए हैं प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 19 तक के सारे क्वेश्चन आंसर, जिसमें हमने प्रश्न क्रमांक 17 और प्रश्न क्रमांक 19 को छोड़ दिया है क्योंकि वो मैप वाला है और उसको हम अगली सीरीज़ में लेके आएंगे, मैप वाली सीरीज़ में लेके आएंगे उसको। इसमें हम प्रश्न क्रमांक 5 से लेके 17 और 19 को छोड़ के बाकी के सारे प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो बने रहिए आप वीडियो के अंत तक। इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5 था आपके क्वेश्चन पेपर का, भूगोल की दो शाखाएं के नाम अथवा भूगोल के कोई दो उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो ये आपका क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5। इसका आंसर है भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं बतानी थी आपको। छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स के। तो इसमें भूगोल की कोई दो शाखाएं, जैसे आप मानव भूगोल, भौतिक भूगोल, इसके अलावा भी लिख सकते हो। और अथवा भूगोल के दो प्रमुख क्षेत्रों के नाम जल विज्ञान, वायु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल वगैरह। क्योंकि उपक्षेत्र वो होते हैं जो शाखाओं के बाद डिवाइड होकर चलते हैं, क्योंकि भूगोल की शाखा यानी क्षेत्र और फिर उसके बाद उपक्षेत्र। तो इन दो में से अथवा में से जो भी क्वेश्चन आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 6। इसमें है वायुमंडल के दो महत्वपूर्ण तत्व लिखिए। अथवा में क्वेश्चन था ओजोन परत के कोई दो महत्व लिखिए। तो इसमें वायुमंडल के महत्वपूर्ण तत्व निम्न प्रकार से हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओजोन गैस आदि। या अथवा वाले क्वेश्चन में ओजोन परत के दो महत्व बताने थे। तो ओजोन परत का महत्व निम्न प्रकार से है, जैसे ओजोन परत सूर्य के हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने में सहायता करती है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट अगर धरती पर सीधी पहुँचे तो मनुष्य, पेड़ पौधों और जानवरों के लिए बेहद खतरनाक होती हैं। तो ओजोन परत के बिना जीवन संकट में पड़ सकता है। तो इस तरीके से ओजोन परत के आप पॉइंट लिख सकते हो। इनको 2 पॉइंट में आप बना के लिख सकते हो, जैसे यहाँ से 1 पॉइंट बना दो। और मनुष्य, पेड़ पौधों को, जानवरों के लिए बेहद खतरनाक होती है, ओजोन परत के बिना जीवन संकट में पड़ सकता है। तो 2-3 पॉइंट आप बना के लिख सकते हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लिखिए तथा भारत के उन पड़ोसी देशों के नाम लिखिए जिनकी सीमा भारत को स्पर्श करती है। 2 क्वेश्चन है, एक तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लिखना है, या अथवा वाले क्वेश्चन में आपको पड़ोसी देशों के नाम लिखने हैं जिनकी सीमा भारत से टच होती है। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो लगभग 30 डिग्री का अंतर है भारत में, जिसमें अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, क्योंकि भारत की स्थिति आपकी उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है तो इसलिए उत्तर में लेते हैं इसको। और इसी प्रकार देशांतरीय विस्तार है 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, क्योंकि पूर्व दिशा में पड़ता है भारत, तो इसलिए अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, क्योंकि 30 डिग्री का अंतर इसमें रहता है उत्तर से दक्षिण, उत्तर से उत्तर में और पूर्व से पूर्व में। फिर इसके बाद अथवा वाले का आंसर है भारत की सीमा से लगने वाले पड़ोसी देशों के नाम, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा बॉर्डर के साथ, फिर चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो ये भारत की बॉर्डर के साथ लगने वाले देशों के नाम हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 8। मृदा के कोई दो उपयोग लिखिए अथवा सबसे अधिक उपजाऊ मृदा का नाम लिखिए। तो 2 क्वेश्चन है, एक तो मृदा के उपयोग लिखना है या फिर सबसे अधिक उपजाऊ मृदा का नाम लिखना है। तो मृदा के कुछ उपयोग निम्न प्रकार से हैं, जैसे लोगों के जीवन के भरण पोषण का प्रमुख अंग है, क्योंकि मनुष्य का भोजन उत्पादन मृदा के ऊपर ही निर्भर रहता है। और पेड़ पौधों के लिए भी मृदा आधार का काम करती है, क्योंकि इसकी जड़ें मृदा में धसी होती हैं, जिसकी वजह से पेड़ पौधों को सहारा मिलता है। तीसरा है मृदा कई प्रकार के जीव जंतुओं के आवास का भी काम करती है, और क्योंकि कई प्रकार के जीव जंतु बिल बनाकर रहते हैं। तो ये मृदा के उपयोग हो गए, क्योंकि हमारे देश कृषि प्रधान देश है और कृषि वगैरह एग्रीकल्चर पूरी तरह से मृदा पर डिपेंड होता है। तो मृदा का हमारे लिए वैसे भी बहुत महत्व है। तो आप अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी सोच समझ के बना के आप बहुत सारे इसके उपयोग लिख सकते हैं। इसके अलावा अथवा में क्वेश्चन था सबसे अधिक उपजाऊ मृदा का नाम लिखिए। तो सबसे अधिक उपजाऊ मृदा का नाम दोमट मृदा है, क्योंकि दोमट प्रकार की जो मिट्टी होती है, कपास मिट्टी, वो सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कहलाती है। अब ये क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया पेपर वालों का, क्योंकि एक तो 3-4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एनसीईआरटी जो आपकी बुकें हैं अभी हाल में उनसे आउट ऑफ सिलेबस हैं, और बोर्ड का कहना यह है कि कोई भी क्वेश्चन आपके आउट ऑफ बुक नहीं आएगा, यानी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा। और दूसरी चीज़, क्वेश्चन पूछने का तरीका भी थोड़ा अजीब ही लगा।
तो एनुअल एग्जाम आपका ऐसा नहीं रहेगा, तो आप एनुअल एग्जाम के हिसाब से तैयारी रखें अपनी, और अगर एनसीईआरटी बुकें आपके पास हैं तो आप उन्हें जरूर पढ़ें। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 है एस तरंगों की 3 विशेषताएं लिखिए अथवा भूगर्भ की जानकारी के 3 प्रत्यक्ष साधनों के नाम। या तो आपको एस तरंगों की 3 विशेषताएं लिखनी है या भूगर्भ की जानकारी के कोई 3 प्रत्यक्ष साधनों के नाम। तो एस तरंगों की 3 विशेषताएं निम्न है। पहला, एस तरंगों को द्वितीयक तरंगे कहते हैं। ये द्वितीयक तरंगे हैं, तो यहाँ पे आप द्वितीयक कर लेना। एस तरंगों को द्वितीयक तरंगे कहते हैं। एस तरंगे केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं और एस तरंगों की तुलना प्रकाश तरंगों से की जाती है। तो ये एस तरंगों के उदाहरण विशेषताएं हुई। उसके बाद भूगर्भ की जानकारी के प्रत्यक्ष साधनों के नाम। भूगर्भ की जानकारी के प्रत्यक्ष साधन भूकंप हैं, ज्वालामुखी, धरातलीय चट्टानें, जो खनन के बाद चट्टानें वगैरह मिलती हैं तो उनसे भी भूगर्भ की जानकारी प्राप्त होती है, और महासागरीय प्रवेदन परियोजनाएं। महासागरीय प्रवेदन परियोजनाओं का मतलब है कि महासागर में खुदाई वगैरह, खनन वगैरह किया जाता है, या गहरी खाइयाँ जिसे ट्रेंचेस बोलते हैं उनको अध्ययन किया जाता है, तो उससे भी भूगर्भ की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये भूगर्भ की जानकारी प्राप्त करने के कुछ प्रमुख सोर्स हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 है पृथ्वी के वायुमंडल को निर्मित करने वाली प्रारंभिक गैसें कौन सी थीं, उनके नाम लिखिए अथवा विभेदन प्रक्रिया क्या है लिखिए। तो दोनों के आंसर हमने दिए हैं। पृथ्वी के वायुमंडल को निर्मित करने वाली प्रारंभिक गैसें कौन सी हैं, उनके नाम। तो पृथ्वी के वायुमंडल को निर्मित करने वाली प्रारंभिक गैसें कुछ इस प्रकार हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और जल वाष्प। ये प्रारंभिक गैसें हैं जिनकी वजह से पृथ्वी के वायुमंडल का निर्माण हुआ। क्योंकि वर्तमान में पृथ्वी पे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन और भी गैसें हैं, लेकिन शुरुआत में हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता थी और जल वाष्प की प्रधानता। तो इनके बाद धीरे धीरे पृथ्वी के निर्माण के साथ साथ ये गैसें कम होती गई और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की प्रधानता बढ़ती गई। फिर दूसरा क्वेश्चन है विभेदन प्रक्रिया क्या है लिखिए। पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान अधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई, और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गए। इसी प्रकार हल्की एवं भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। यानी जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही थी, तो उत्पत्ति के दौरान जब पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रहेगी, तो तापमान की अधिकता के कारण हल्के पदार्थ और भारी पदार्थ, तो हल्के मिश्रण वाले पदार्थ जो थे और भारी घनत्व वाले पदार्थ जो थे वो अलग अलग होना शुरू हुए, और इसी प्रकार भारी और हल्के घनत्व वाले पदार्थ अलग हुए, और इसी प्रक्रिया को हम विभेदन प्रक्रिया कहते हैं। विभेदन प्रक्रिया का मतलब अलग अलग होना। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 है आग्नेय शैलों की 3 विशेषताएं लिखिए तथा अवसादी शैलों की 3 विशेषताएं लिखिए। तो इसमें या तो आपको आग्नेय शैलों की 3 विशेषताएं या फिर अवसादी शैलों की 3 विशेषताएं। आपके क्वेश्चन पेपर में लगभग क्वेश्चन ऐसे पूछे गए कि एक ही पार्ट से दो दो क्वेश्चन, और वो एक के अथवा में एक पूछा गया है। तो मुझे तो लगता है या तो किसी ने ऐसे ही सेट कर दिया पेपर, किसी को दे दिया और बस उसने अपने मन से टाइप करता गया, तो उस हिसाब से ये रिवीजन टेस्ट पेपर आ गया। खैर कोई बात नहीं, जो भी हो पढ़ना तो है ही, पेपर तो आपको करना ही है। तो इसका आंसर आग्नेय शैलों की 3 विशेषताएं। आग्नेय शैलें, आग्नेय शैल का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मेग्मा एवं लावा से होता है। दूसरा, इनको प्राथमिक शैलें भी कहते हैं। और तीसरा, मेग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। तो इसकी 3 विशेषताएं। इसी प्रकार से अवसादी शैलों की 3 विशेषताएं। अवसादी शैलों की प्रमुख विशेषताएं, अवसादी अर्थात शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंट से हुई है, जिसका अर्थ व्यवस्थित होना। पृथ्वी की सतह की शैलें अपक्षयकारी कारकों के प्रति अनावृत होती हैं, और इनका विभिन्न बहिर्जनित कारकों के द्वारा संवहन व निक्षेप होता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, आग्नेय शैल, अवसादी शैल, काइंथ्रित शैलों की विशेषताएं आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में उनके बारे में, उनका निर्माण कैसे होता है और उनकी प्रक्रिया कैसे होती है, इसका वर्णन, उनके प्रकार हैं। तो ये विशेषताएं पता नहीं इन्होंने कहाँ से पूछ ली। फिर जो भी है आप इनके विशेषताएं लिख सकते हैं, क्योंकि किताब में उसी में से आप बना के लिख सकते हैं विशेषताएं। फिर है प्रश्न क्रमांक 12। क्षोभमंडल का हमारे लिए क्या महत्व है, वायुमंडल हमारे लिए क्यों जरूरी है। क्षोभमंडल का हमारे लिए बहुत ही महत्व है, क्योंकि क्षोभमंडल पृथ्वी के सबसे पास का संस्तर है। यानी जब वायुमंडल की हम धरती की सतह से ऊपर की ओर बढ़ते हैं वायुमंडल की संरचना में, तो सबसे पहला संस्तर क्षोभमंडल ही आता है। तो क्षोभमंडल सबसे पहला संस्तर है, सबसे पास का संस्तर है। इससे अन्य गैसों के साथ धूल कण, जलवाष्प भी पाए जाते हैं। यानी क्षोभमंडल में गैसें होती हैं और गैसों के साथ साथ धूल कण भी मौजूद होते हैं और जलवाष्प भी मौजूद होती है। धूल कणों के चारों ओर जलवाष्प के संघनित होने से मेघों का निर्माण होता है। यानी जब जलवाष्प संघनित होती है, कंडेंसेशन के द्वारा जब जलवाष्प ऊपर जाती है, तो बादलों का निर्माण होता है, मेघों का निर्माण होता है। तथा जलवाष्प पृथ्वी को अधिक गर्म
या अधिक ठंडा होने से बचाती है, क्योंकि जब जल वाष्प बनती है, बादल बनते हैं, तो उसके कारण बारिश भी होती है। तो अधिक तापमान या अधिक ठंडा होने से ये परत हमें बचाती है। साथ ही इसी संस्तर में सभी मौसमी परिवर्तन और जैविक क्रियाएं, यानी जितने भी मौसमी परिवर्तन हैं वो, और जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं वो सारी क्षोभ मंडल में ही होती हैं, संपन्न होते हैं। इन्हीं सब कारणों से यह संस्तर अन्य सभी संस्तरों से अधिक महत्वपूर्ण है। अतः बाकी के जितने भी संस्तर हमारे वायुमंडल के हैं, उन सभी संस्तरों में क्षोभ मंडल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और बाकी के कौन कौन से संस्तर वायुमंडल में हैं, इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, पता चले कि किस किस को आता है। फिर इसके बाद इसी के अथवा का क्वेश्चन था, वायुमंडल हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है और पृथ्वी को सभी ओर से ढके हुए है। आप जानते हैं वायुमंडल में सारी प्रकार की गैसें आ जाती हैं और ये चारों तरफ से हमें ढके हुए। इसमें मनुष्यों जंतुओं के लिए जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन तथा पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न अंग भी है। इसके अलावा ओजोन वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि वायुमंडल में ही एक ओजोन संस्तर पाया जाता है जहाँ पे ओजोन परत होती है। तो ओजोन भी वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो कि पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है और यह फिल्टर की तरह कार्य करता है तथा सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर उनकी पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। ताप, दाब, हवा, आर्द्रता, बादल और वर्षण वायुमंडल के महत्वपूर्ण तत्व हैं, क्योंकि वायुमंडल में तापमान का घटना बढ़ना, दाब का होना, हवा चलना, आर्द्रता होना, बादल बनना तथा वर्षण की क्रियाएं, ये सारी क्रियाएं वायुमंडल के महत्वपूर्ण तत्व हैं, क्योंकि वायुमंडल में घटती हैं जो पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती हैं। और यही सारी क्रियाएं जो आपने पढ़ी हैं, ये पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वायुमंडल हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मनुष्य के जीवन के लिए सारी क्रियाएं चाहिए और यही सारी क्रियाएं वायुमंडल में होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि वायुमंडल का हमारे लिए बहुत ही महत्व, यानी वायुमंडल हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार से ये प्रश्न क्रमांक 12 हुआ। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 आपके सामने, भारत की समुद्री तटरेखा का क्या महत्व है, लिखिए। अथवा क्या आप जानते हैं कि भारत में एक से अधिक मानक समय रेखा होना आवश्यक है, अपने तर्क में उत्तर लिखिए। ये आपके भारत के भौतिक वातावरण से क्वेश्चन है और शायद पहले टॉपिक का है, जिसमें भारत की विस्तार स्थिति या शायद दूसरे पार्ट का हो सकता है, भूआकृति वगैरह, तो पहले या दूसरे का है। तो इसमें समुद्री तटरेखा के बारे में पूछा है कि भारत की समुद्री तटरेखा, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत की कुछ स्थिति इस प्रकार से होती है और इसमें अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, ये भारत को तीन ओर से घिरे हुए हैं। तो भारत की जो गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक ये पूरी समुद्री तटरेखा, ये तटरेखा है, पूरी समुद्री तटरेखा, यहाँ से समुद्र लगता है। तो प्रश्न यही है कि इस समुद्री तटरेखा का क्या महत्व है भारत के लिए। या फिर दूसरा क्वेश्चन कि भारत में एक से अधिक मानक समय रेखा होना आवश्यक है। तो पहले का आंसर देखते हैं। समुद्री तटरेखा, भारत की तटरेखा लगभग 7,517 किलोमीटर लंबी है और भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा है, जिसके कारण यह मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापत्तनम, तुत्तीकोरिन, मरमगांव, बेंगलुरु, कांडला, पारादीप, हल्दिया, जेएनपीटी जैसे बड़े बड़े बंदरगाहों का विकास हुआ है, जिनके द्वारा दूसरे देशों से समुद्री मार्गों से व्यापार होता है। भारत लंबी तटरेखा होने के कारण भारत विश्व में मछली उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अतिरिक्त समुद्री संसाधनों, खनिज तेल, नमक, मोती, मूंगा आदि की भी प्राप्ति होती है। तो आप देख सकते हैं कि लंबी तटरेखा होने की वजह से हमारा व्यापार भी बाकी के देशों के साथ अच्छे से हो पाता है, क्योंकि बंदरगाहों का विकास अच्छे तरीके से हो जाता है और इसी के साथ साथ हमें बहुत से समुद्री संसाधनों की भी प्राप्ति होती है, जैसे समुद्री मछली पालन वगैरह, क्योंकि हमारे यहाँ मछुआरे मछली पालन बहुत करते हैं, मांस निर्यात करते हैं बहुत बड़ी मात्रा में बाकी के देशों में। इसके अलावा मोती, मूंगा वगैरह की प्राप्ति भी समुद्रों की वजह से हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में एक से अधिक मानक समय रेखा होना क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर है अथवा वाले का, हाँ, भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है, क्योंकि देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है। जैसा कि आपको देशांतर अक्षांशीय विस्तार में मैंने बताया था कि भारत के पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण में लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है और 30 डिग्री का अंतर आने की वजह से हमारे भारत में ही ईस्टर्न और वेस्टर्न में 2 घंटे का समय का अंतर आ जाता है। तो ये 2 घंटे समय का अंतर क्यों आ जाता है, क्योंकि इंटर्न 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर आ जाता है ना, पर 15 डिग्री पे 1 घंटे समय अंतराल आ जाता है। तो जिसकी वजह से हमारे देश में भी 2 टाइम जोन की मांग उठाई जा रही है। तो इसी वजह से 30 डिग्री का अंतर है, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी और पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पैदा करता है। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण
एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। मतलब विश्व में कुछ देश ऐसे हैं भी जहां उनका देशांतरीय विस्तार ज़्यादा होने की वजह से एक से अधिक मानक समय रेखाएं हैं। जैसे यूएसए में 7 मानक समय रेखाएं, सोवियत संघ में 11 और फ्रांस में 12 मानक समय निर्धारित किए गए हैं। तो ये वो देश हैं जो अलग अलग जगह पे अलग अलग मानक समय निर्धारित करते हैं। मानक समय का मतलब होता है कि जहाँ से समय निर्धारित होता है। जैसे हमारा 82 डिग्री 5 मिनट से समय निर्धारित होता है और इसी के अनुसार हमारे यहाँ पूरे देश में एक सा जैसा समय चलता है। तो इसी वजह से पश्चिमी भारत में सुबह दिन जो सूर्य उगता है वो लेट उगता है और नॉर्थ इंडिया में सूर्य जल्दी उग जाता है। लेकिन हमारे जो ऑफिशियल वर्क होते हैं वो समय के अनुसार होते हैं, इसलिए जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं यानी पूर्वी भारत के जो लोग हैं उनको ऑफिस जाते जाते दोपहर हो जाती है। तो वो इसके लिए डिमांड करते हैं कि उनका टाइम जोन अगर अलग हो जाए तो जब उनके यहाँ सूर्य उगता है तो वो उस हिसाब से अपना टाइम मैनेज करेंगे और वो उस हिसाब से अपना कार्य देखेंगे। तो इसलिए एक से ज़्यादा टाइम जोन की मांग उठाई जाती है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 है, क्या मृदा के निर्माण के लिए अपक्षय आवश्यक है? लिखिए। अथवा में क्वेश्चन है, काली मृदा का निर्माण किन शैलों से हुआ है? इस मृदा की 3 विशेषताएं लिखिए। तो उधर उत्तर देखेंगे। सबसे पहले, क्या मृदा के निर्माण के लिए अपक्षय आवश्यक है? लिखिए। मृदा के निर्माण में अपक्षय एक आवश्यक अनिवार्यता है, क्योंकि अपक्षय प्रक्रियाएं शैलों को न केवल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने तथा आवरण प्रस्तर एवं मृदा निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं, अपितु अपर्दन एवं बृहद संचलन के लिए भी उत्तरदायी हैं। अपक्षय जलवायु, चट्टान, निर्माणकारी पदार्थों की विशेषताओं एवं जीवों सहित कई अन्य कारकों के समुच्चय पर निर्भर करता है। मृदा निर्माण में मूल सेल एक निष्क्रिय नियंत्रक कारक है और मूल सेल को अपक्षय छोटे कण के रूप में परिवर्तित कर देता है और वही धीरे धीरे मृदा का रूप ले लेता है। अपक्षय का मतलब होता है किसी सेल का टूटना या विघटन होना। तो कोई भी सेल यानी चट्टान जब टूटती या विघटित होती है तो उसी के अपरदन के द्वारा मृदा का निर्माण होता है, क्योंकि सेलों में जीवाश्मों की मात्रा, इसके अलावा और कई पोषक तत्वों की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होती है। और जब चट्टानें टूटती हैं और उसके बाद उनका अपरदन होता है तो वो मिट्टी आके मैदानों में जमा होती है, जिससे मृदा की उर्वरता बढ़ती है। तो मृदा के निर्माण की एक आवश्यक क्रिया है अपक्षय, क्योंकि अपक्षय के बिना मृदा का निर्माण संभव नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मृदा निर्माण में अपक्षय एक आवश्यक या अनिवार्य है। सेकेंड क्वेश्चन है, काली मृदा का निर्माण किन शैलों से हुआ? इस मृदा की 3 विशेषताएं। तो काली मृदा का निर्माण दक्कन ट्रैप एवं लोहमय नीस और शिष्ट से हुआ है। मतलब जो दक्कन ट्रैप में लोहमय और नीस और शिष्ट की शैलें पाई जाती हैं, तो इन शैलों से इसका निर्माण होता है। और इसकी विशेषताएं, इसे रेगोर मिट्टी या काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी में चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्यूमिना और लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इस मिट्टी में नमी को रोक कर रखने की प्रचुर शक्ति है, इसलिए वर्षा कम होने पर भी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। काली मिट्टी बहुत जल्दी चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं। तो ये काली मिट्टी की कुछ विशेषताएं हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 है, हिमालय के गिरि पर्वत पर स्थित विशाल मैदान का नाम लिखिए एवं उसकी 3 विशेषताएं लिखिए तथा दूसरा क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिमी में अवस्थित मरुस्थल का नाम लिखिए एवं उसकी 3 विशेषताएं लिखिए। तो सबसे पहले हिमालय की गिरि पर्वत पर स्थित विशाल मैदान का नाम। हिमालय की गिरिपथ पर स्थित विशाल मैदान उत्तर भारत का मैदान या गंगा के मैदान के नाम से जाना जाता है। यानी जिसको हम उत्तरी भारत का मैदान कहते हैं वो हिमालय की गिरिपथ का मैदान कहलाता है। गिरिपथ का मतलब होता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है। तो गिरिपथ का मतलब उसके चरणों में कौन सा मैदान है, क्योंकि हिमालय बहुत विशाल संरचना है। तो उसके चरणों में उत्तर भारत का मैदान या गंगा के मैदान के जिस नाम से हम जानते हैं। इसकी विशेषताएं, उत्तरी भारत का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ निक्षेप से बना है। इस मैदान की लंबाई 3200 किलोमीटर और चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों का घर है। यह मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना है, क्योंकि नदियों के द्वारा इस मैदान में काफ़ी नदियाँ बहती हैं, तो नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है और वो जलोढ़ मिट्टी बाढ़ के समय में अधिकांशतः मैदानों में छोड़ दी जाती है। और जलोढ़ मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। तो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं जहाँ कई प्रकार की फसलें जैसे गेहूँ, चावल, गन्ना, जूट उगाई जाती हैं। अतः जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, क्योंकि जिस क्षेत्र में
कृषि के लिए अनुकूल माहौल होता है, कृषि पैदावार सबसे ज़्यादा होती है, उस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा होता है। तो इस वजह से उत्तरी भारत के मैदान में जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा है। और उत्तरी भारत के मैदान में आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल वाला रीजन पूरा आता है। इसके बाद इसी के अथवा वाला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम में अवस्थित मरुस्थल का नाम, उसकी 3 विशेषताएं। तो भारत के उत्तर पश्चिम में अवस्थित मरुस्थल का नाम थार मरुस्थल है, जिसे आप थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं, राजस्थान के पश्चिम में पड़ता है। और इसकी प्रमुख विशेषताएं, यहाँ प्रतिवर्ष वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है, पहली विशेषता। दूसरी है, विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में अवस्थित है, यह उबड़ खाबड़ भूतल है। आपको पता है कि राजस्थान में अरावली पहाड़ियाँ पड़ती हैं, तो अरावली पहाड़ियों के कारण पश्चिम में यानी उत्तर पूर्व में बारिश कम हो पाती है, जिसकी की वजह से थार डेजर्ट बना है। तो अरावली के उत्तर पूर्व में स्थित है। थर्ड है, नाम मात्र की प्राकृतिक वनस्पति होती है और यहाँ की जलवायु काफ़ी शुष्क है, मतलब यहाँ वनस्पति नाम मात्र की है और जलवायु काफ़ी शुष्क होती है। इसे विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल भी कहा जाता है, क्योंकि एकमात्र ऐसा मरुस्थल है जहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 है, कायांतरित सेल क्या है, इनकी 3 विशेषताएं लिखिए, अथवा मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है, कोई 4 कारण। तो सबसे पहले हम कायांतरित सेल को देखेंगे। कायांतरित सेल और कायांतरित सेल का अर्थ है स्वरूप में परिवर्तन, दाब, आयतन एवं ताप में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन सेलों का निर्माण होता है। ये इंसानों की जगह इन सेलों का निर्माण कर लेना, इन सेलों का निर्माण होता है, सेलों का निर्माण होता है। इनकी विशेषताएं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि कायांतरित अवसादी आग्नेय शैलों की विशेषताएं आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसमें से बना के ही मैं लिखनी पड़ी, क्योंकि ये पता नहीं इन्होंने क्वेश्चन कैसे बना दिया, क्योंकि उसके प्रकार वगैरह तो वर्णन है, लेकिन डायरेक्ट इसकी विशेषताएं नहीं मिली, क्योंकि जो भी पूरा पैटर्न आपका आएगा वो एनसीईआरटी से ही आएगा। मैंने पूरा पेपर आपके एनसीईआरटी बुक से ही निकाला है, पूरा सॉल्यूशन। तो इसकी विशेषताएं, आग्नेय अवसादी सेलों में ताप दाब के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने से कायांतरित सेल का निर्माण होता है। दूसरा, पिघला हुआ मैग्मा भूपृष्ठीय सेलों के संपर्क में आता है, या जब ऊपरी सेलों के कारण निचली सेलों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है तब कायांतरण होता है। और कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें समेकित सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तथा वास्तविक सेलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं। और कायांतरित सेलें 2 प्रमुख भागों में वर्गीकृत की जा सकती हैं, एक पत्रित सेल और एक अपत्रित सेल। तो यह इनकी विशेषताएं लिख सकते हैं। फिर इसके बाद मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो मृदा संरक्षण से तात्पर्य उन विधियों से है जो मृदा को अपने स्थान से हटने से रोकते हैं। अब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि मृदा के उपयोग हुए हैं या मृदा का संरक्षण हुआ। भारत एक कृषि प्रधान देश है और अधिकांशतः लोग कृषि पर डिपेंड रहते हैं, तो लगभग मृदा के उपयोग के बारे में सब जानते हैं कि मृदा का उपयोग क्या है और उसका संरक्षण हमें क्यों करना चाहिए। फिर भी इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे मृदा एक महत्वपूर्ण संसाधन है, अतः इसका संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। मृदा प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से विभिन्न जीवों का भरण पोषण करती है, अतः इसका संरक्षण आवश्यक है। मृदा निर्माण एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, अतः हमारे लिए जरूरी है कि हम इसको संरक्षित रखें, क्योंकि मृदा का निर्माण बहुत धीमी प्रक्रिया हजारों लाखों वर्षों की सतत प्रक्रिया के दौरान होता है। तो इसलिए इसको संरक्षण रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान है और कृषि अधिकांशतः मृदा पर ही डिपेंड होती है। तो अगर मृदा नहीं होगी तो हमारी देश की इकोनॉमी को काफ़ी झटका लग सकता है, तो इसकी वजह से मृदा निर्माण बहुत जरूरी है। फिर मृदा अपरदन से अनेक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, जैसे मृदा अपरदन से मृदा अपरदन की वजह से बाढ़ें आ जाती हैं, और मृदा बाढ़ों की वजह से फिर रेल, सड़क मार्ग, पुल मार्ग बाधित होते हैं। अतः जरूरी है कि हम मृदा का संरक्षण रखें। तो मृदा के संरक्षण करने से मृदा अपरदन नहीं होगा, तो जिसकी वजह से बाढ़ें वगैरह इनकी भी घटनाएं बहुत कम होंगी, क्योंकि मृदा संरक्षण रहेगा। तो मृदा संरक्षण कब रहेगा, जब हम पेड़ पौधे लगाएंगे, तो उसकी वजह से फिर बाढ़ों की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि नालियाँ वगैरह, नदी वगैरह जाम नहीं होंगी, तो जिसकी वजह से अस्त व्यस्तता नहीं आएगी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 18, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 17वां और 16वां प्रश्न क्रमांक आपका आरेख वाला और 18वां आपका मानचित्र वाला है। तो उसको अगर आपकी डिमांड है तो हम अलग से वीडियो बना देंगे। अदरवाइज आपके पास अगर भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत कक्षा 11वीं की पुस्तक है, तो उसमें अध्याय 7 है भू आकृतियाँ तथा उनका विकास, तो उसमें आप उन आकृतियों को देख सकते हो, सारी की सारी आकृतियाँ आपको उसमें मिल जाएंगी। और अगर फिर भी नहीं आपको समझ में आ रही हैं तो फिर हम उस पर भी एक अलग से वीडियो लेक्चर बना देंगे, और मानचित्र का भी एक अलग लेक्चर बना देंगे, तो उसमें हम सारी लोकेशंस आपको समझा देंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, कश्मीर हिमालय की कोई 5 विशेषताएं लिखिए, अथवा है भारत के पश्चिम तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदानों में एक अंतर लिखिए तथा इनको कितने भागों में विभाजित हैं उनके नाम लिखना है। मतलब या तो आपको कश्मीर हिमालय की विशेषताएं बतानी है, या फिर आपको पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, क्योंकि आपको पता हो
कि भारत के जो तटीय भाग हैं, इस पूरे तटीय भाग को इस वाले और इस वाले को अलग अलग भागों में बांटा है। तो ये आपका पश्चिमी तटीय मैदान कहलाता है, पूर्वी तटीय मैदान। तो इसको कितने भागों में बांटा गया है, इन दोनों के बीच में अंतर आपको बताना है, और या फिर कश्मीर हिमालय की आपको विशेषताएं लिखनी है, क्योंकि हिमालय को भी कई भागों में बांटा गया है, जिनमें से कश्मीर हिमालय एक है। तो कश्मीर हिमालय की 5 विशेषताएं आपको बतानी है। जैसा कि हिमालय आपने अगर पढ़ा हो भारत के भौतिक पर्यावरण में, तो उसमें पूरा हिमालय का वर्णन है, और हिमालय को कई भागों में बांटा गया है। तो अगर हिमालय के हम उपखंडों की बात करें, तो उसमें कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय, हिमालय और उत्तरांचल हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय, और पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत, तो इतने भागों में उसको बांटा गया है। तो 5 भागों में उसको लगभग बांटा गया है, तो जिसमें से कश्मीर हिमालय उसका एक हिस्सा है। तो कश्मीर हिमालय की यहाँ पे विशेषताएं आपको बतानी है। तो कश्मीर हिमालय की विशेषताएं हैं, जैसे कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपांचाल। और दूसरा विशेषता है, यहाँ एक ठंडा मरुस्थल है। लद्दाख वाला जो रीजन है, तो लद्दाख में शीत मरुस्थल पाया जाता है, तो वो ठंडा मरुस्थल कहलाता है, क्योंकि मरुस्थल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक शीत मरुस्थल होते हैं, उष्ण मरुस्थल होते हैं। यानी जो शीत स्थानों पे होते हैं उनको शीत मरुस्थल कहते हैं, जैसे भारत में लद्दाख इसका उदाहरण है। और एक उष्ण मरुस्थल होते हैं जो उष्ण स्थानों पे होते हैं, जैसे थार डेजर्ट जो है वो उष्ण मरुस्थल का उदाहरण है। इसी प्रकार से अगली विशेषता, कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ जाफरान की खेती होती है। यहाँ करेवा के लिए प्रसिद्ध है और ये जाफरान की खेती होती है। फिर कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालय विलक्षण सौंदर्य और खूबसूरत दृश्य स्थलों के लिए जाना जाता है। आपको पता ही है कश्मीर में काफ़ी मतलब लोग यात्रा के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छे दृश्य हैं कश्मीर में, जैसे झीलें हैं, डल लेक है, बुलर लेक है। इसके अलावा यहाँ पे कई तीर्थ स्थान भी हैं, तो काफ़ी सौंदर्य है और पश्चिमी हिमालय और विलक्षण है। तो इसके लिए खूबसूरत दृश्य स्थलों की वजह से ये पर्यटक के रूप में भी काम करता है। तो ये कश्मीर हिमालय की विशेषताएं हैं। कुछ और विशेषताएं इनके आप बुक में से ढूंढ के लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें पूरा इसका वर्णन है। यहाँ पे 5 विशेषताएं लिखनी थी और ये 4 ही, तो इसमें आप 1-2 विशेषताएं और लिख सकते हो। यहाँ पे 4 ही विशेषताएं लिखी हैं, शायद मैं भूल गया, मैंने देखा नहीं उसमें, तो मैं बता देता हूँ। इसमें 1-2-3 विशेषताएं और आपको ऐड कर देता हूँ। जैसे महत्वपूर्ण आलावड़ झीलें, जैसे डल झील, बुलर झील, पाइंगोंग त्सो झील है, त्सो मुरारी झील है, तो ये भी आपकी यहीं कश्मीर में हिमालय में मिलती हैं। इसके अलावा एक विशेषता और लिख सकते हैं आप कि हिमालय की रोमांचक दृश्यावली यहाँ पर्यटकों के आकर्षण के लिए केंद्र है। और एक विशेषता और लिख सकते हो आप, जैसे यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरारी शरीफ भी स्थित है। तो एक तरह से कश्मीर हिमालय की बात हम करें तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख सभी धर्मों के लिए एक तरह से पर्यटन स्थल भी है, यानी तीर्थ स्थान के रूप में भी काम करता है। तो इस तरीके से आप इसकी विशेषताएं लिख सकते हो। फिर इसके बाद इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में एक अंतर लिखिए तथा कितने भागों में विभाजित हैं। तो भारत के पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान में बताना है, क्योंकि भारत में पूर्वी तटीय घाट भी हैं और पश्चिमी घाट भी हैं, और इसी प्रकार से पूर्वी तटीय मैदान भी हैं और पश्चिमी तटीय मैदान भी हैं। मतलब जब जो बिल्कुल समुद्र किनारे रेखा रीजन होता है उसको हम तटीय मैदान बोलते हैं, और उसके बाद यहाँ पहाड़ी और पर्वतों की श्रृंखला पाई जाती है इसी के किनारे, तो उसको हम घाट बोलते हैं। तो पूर्वी घाट काफ़ी पुराने हैं, क्योंकि नदियों के द्वारा इनको काफ़ी काट दिया गया है। तो घाटों के बारे में अगर हम आपको अंतर बताएं, तो इसमें आपको पश्चिमी घाटों की औसत ऊंचाई ज़्यादा मिलेगी, जो 900 से 1600 मीटर के समथिंग है, और पूर्वी घाटों की औसत ऊंचाई जो है 600 मीटर के समथिंग है। इसके बाद यहाँ पे आपको घाट के बारे में नहीं, मैदानों के बारे में लिखना है, तटीय मैदानों के बारे में लिखना है। तो तटीय मैदानों के बारे में जानकारी यहाँ पे दी गई है। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न, यानी ये वाले तटीय मैदान जलमग्न के उदाहरण है होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र हैं। पत्तनों एवं बंदरगाह के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पत्तन और बंदरगाह यहाँ पे विकसित हैं। और निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है, और इस पत्तन को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। गुजरात का कच्छ, काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट, गोवा तट, कर्नाटक तथा केरल के क्रमशः मालाबार तट। क्योंकि आपको पता हो, अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इस वाले रीजन को, केरल वाले कर्नाटका वाले रीजन को यहाँ मालाबार तट बोलते हैं। उसके ऊपर गोवा तट आता है, महाराष्ट्र का कोंकण तट आता है फिर, और उसके ऊपर काठियावाड़ तट, फिर गुजरात का कच्छ तट आता है। तो इसको पश्चिमी तटीय मैदान को कई भागों में विभाजित किया जाता है। फिर इसके बाद पूर्वी तटीय मैदान, तो पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है और वह भी वह उदाहरण है। मतलब पूर्वी तटीय मैदान काफ़ी चौड़ा है, चौड़ा भाग है, और ये उभरे हुए तट का उदाहरण है। मतलब पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है और यह उभरे हुए तट का उदाहरण है। यहाँ पे उभरे होना चाहिए, ये गलत हो गया।
उभरे हुए तट का उदाहरण है, तो उभरे हुए तट कर देना, उभरे हुए तट का उदाहरण है। और पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं, क्योंकि यहाँ पे अधिकांशतः एक तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी गिरती है, फिर उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और भी बड़ी नदी महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ भी गिरती हैं, और ये सारी की सारी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। तो पूर्वी तटीय भागों पर डेल्टा बनाती हैं। तो पूर्वी तटीय भाग को जब हम डिवाइड करते हैं तो इसमें अधिकांशतः महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का डेल्टा शामिल है। जैसे पश्चिमी तटीय मैदान में गुजरात का कच्छ, काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट, गोवा तट, कर्नाटक, केरल का क्रमशः मालाबार तट शामिल है। इसी प्रकार से पूर्वी तटीय मैदान में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का डेल्टा शामिल है, और इसमें एक अंतर बताना था तो वो भी हमने बता दिया। इस प्रकार से आज का ये लेक्चर समाप्त हुआ। अगर आपको कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आपको ये पहल कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा जो भी आपकी मैपिंग वगैरह उसकी सीरीज़ है तो उसमें अगर आपको कोई समस्या है तो वो भी बताएं। इसी के साथ इस MSP द लर्निंग अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे कुछ मैप एक्सरसाइज की वीडियो डले हुई हैं, तो आप उनसे भी देख सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो अगले सीरीज़ में हम वो भी आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद।